हाँ, तो अब शुरू करते हैं। पहला रोग वो है बाजरे का अड़गट रोग। बाजरे का अड़गट रोग, इस रोग को सामान्यतः चेपा रोग भी कहते हैं। चेपा रोग भी कहते हैं, ध्यान देना। अड़गट का सामान्य मतलब होता है स्क्लेरोसियम। जो अड़गट है, इस अड़गट का सामान्य मतलब होता है स्क्लेरोसियम। इसका मतलब होता है स्क्लेरोसियम। और यह स्क्लेरोसियम कैसा होता है? गहरा काला या भूरे रंग का होता है, ठीक है। और मूल रूप से एक कवक है जिसका नाम है क्लेविसेप्स। इस क्लेविसेप्स कवक से जो स्क्लेरोसियम मिलता है, कवक के स्क्लेरोसियम, कवक का स्क्लेरोसिया एल्कलॉइड है। स्क्लेरोसिया से प्राप्त एल्कलॉइड, स्क्लेरोसिया से प्राप्त एल्कलॉइड का नाम है अर्गोटीन। एक कवक है, कवक का नाम है क्लेविसेप्स। उसके स्क्लेरोसिया से प्राप्त जो एल्कलॉइड है उसका नाम है अर्गोटीन। और ये अर्गोटीन सेम ये गहरा काला भूरा होता है। और अगर इस अर्गोटीन को मानव या पशु भोजन के रूप में काम में ले लेता है, अनाज के साथ में, बाजरे के साथ में काम में ले लेता है, तो उसमें एक रोग होता है, इसको बोलते हैं अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म रोग होता है जो एक स्टोमक, आमाशय, उदर संबंधित रोग है। इस रोग के अंदर बेचैनी, जी घबराना, चक्कर आना, उल्टी, अतिसार मतलब लूज मोशन और वोमिट दोनों साथ में होते हैं, उसको बोलते हैं अतिसार। ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं और ये लक्षण मनुष्य में प्रकट होते हैं और पशुओं में प्रकट होते हैं। तो वो जो इस्तेमाल करता है उसके अंदर ऐसे रोग प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लक्षणों की बात करते हैं। तो इसको भी लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हनी ड्रॉप अवस्था यानी मधुबिंदु अवस्था, दूसरी होती है स्क्लेरोसिया अवस्था। मधु बिंदु अवस्था और एक होती है स्क्लेरोसिया, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं मधु बिंदु अवस्था या हनी ड्रॉप अवस्था। रोग की यह अवस्था में सामान्य रूप से छोटी छोटी गुलाबी शहद की बूंद समान संरचनाएं कहाँ बनती है? इसके पुष्पक्रम, इसके सिक्के पर बनती है, जो धीरे धीरे कैसी होती है? गहरी हो जाती है और भूरे रंग की हो जाती है और बाली के ऊपर, पूरी बाली पर इसका वितरण हो जाता है। और इसी कारण से इस रोग को बोलते हैं मधु बिंदु अवस्था या हनी ड्रॉप अवस्था कहते हैं। और भूरे रंग का पूरे पर फैल जाने के कारण इसे बाजरे का चेपा रोग भी कहते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं एक बाजरे के सिट्टे का, उसमें आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है। सिट्टे के ऊपर भूरे काले रंग के आपको दाने से धब्बे से दिखाई देंगे, देखिए। तो जो आपने देखा है ये है बाजरे का चेपा रोग, हनी ड्रॉप स्टेज यानी मधु बिंदु अवस्था। अब दूसरी अवस्था देखते हैं, वो है स्क्लेरोसियम अवस्था। तो जो हनी ड्रॉप अवस्था देखी थी आपने, वो अवस्था लगभग 10 दिन बाद के अंदर रोग ग्रसित बालियों के पूरे सिट्टा, जो सिट्टा होता है ना, इस सिट्टे के पूरे जगहों पर गुच्छे के रूप के अंदर उसमें गहरे भूरे काले रंग के तंतु से दिखने जाते हैं। इनको बोलते हैं स्क्लेरोसिया। तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? स्क्लेरोसिया। तो अब देखते हैं स्क्लेरोसियम प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है
जो सिक्का था उसके ऊपर अभी आपने देखे थे काले रंग के बिंदु से थे हनी ड्रॉप अवस्था में, अब वो पूरे सिक्के के ऊपर फैल जाते हैं और वो गहरे भूरे रंग के होते हैं और इसी अवस्था को बोलते हैं स्क्लेरोशियम अवस्था कहते हैं। तो इसमें तो क्या होता है, गुलाबी रंग की बूंदें होती है जो बाद में भूरे रंग की होती है और शहद की जैसी चिपचिपी बूंदें होती है, ठीक है। और इसके अंदर वो चिपचिपी बूंदें गहरे भूरे रंग के रूप में इस पूरे सिक्के के ऊपर फैल जाती है, इस पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर जो रहेगी ऐसे आपको फैली हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था इसका लक्षण। आप देखिए स्क्लेरोशियम की इमेज देखिए। तो डायग्राम में आपने देखा स्क्लेरोशिया प्रावस्था का डायग्राम। अब बात करते हैं इसके रोग कारक। रोग कारक है इसका क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस इसका रोग कारक कवक है, तो इसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। प्रबंधन 3 तरह का होता है, सस्य, जैविक और रासायनिक। सस्य प्रबंधन की बात करते हैं तो सस्य प्रबंधन के अंतर्गत खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, यही हमने पहले वाले में देखी थी। तो गहरी जुताई करने पर इसके जो कवक के निश्चितांड अवस्था होती है, उसकी जो संक्रमणकारी अवस्था होती है वो कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने पर क्या होता है, तापमान के कारण कवक नष्ट होता है। क्यों, तो ये कवक का जो मूल आवास होता है वो होता है नम, ठंडी और छायादार जगह, और ये तीनों अवस्थाएं उसे जमीन में मिलती है। तो इस कारण से गहरे जुताई करने पर कवक को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, हमेशा रोग रहित रोगाणु मुक्त बीजों का उपयोग करना चाहिए। बीजों को जब भी उगाएं तो चेक कर ले कि उसमें किसी भी तरह का गहरा काले भूरे रंग के दाने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यही स्क्लेरोशिया अवस्था होती है।
फिर बात करते हैं सस्ते प्रबंधन के अंदर अगेती बुआई करके समय से पहले अगर बीज बो देते हैं तो संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती है, तो अगेती बुआई की जानी चाहिए। फिर बात करते हैं खेत में अगर रोग अवस्था दिखाई देती है तो ऐसे कलियों को, ऐसे पादपों को क्या करना चाहिए, उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे यह रोग अन्य खेत के पादपों में न फैल सके। फिर बात करते हैं बुआई से पहले बीजों को 20% नमक के घोल में डाल देना चाहिए, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें ऊपर की ओर कुछ दाने तैरेंगे, वो स्क्लेरोसिया होता है, तो उनको हटा देना चाहिए। फिर बीजों को क्या करना चाहिए, उसको साफ पानी से धोकर और फिर उन्हें उगाना चाहिए। ऐसा होने पर स्क्लेरोसिया नष्ट हो जाता है। फिर फसल कटाई के बाद खेत में जो भी अवशेष होते हैं उन अवशेषों को उखाड़ कर जला देना चाहिए या उन अवशेष निस्तापन कर देना चाहिए, क्योंकि ये अवशेष इन रोग कारकों के लिए शरण स्थली होते हैं, तो इनको उचित निस्तापन आवश्यक है। अब बात करते हैं जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के लिए फ्यूजेरियम संबुसियम कवक का प्रयोग करके उसे उपचारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा होने पर यह उसको नष्ट कर देता है। या फिर प्रतिरोधी किस्में, जैसे अपन ने पहले बात की थी ICMH 888088, ये जो किस्म है ये अपने पुराने वाले मृदुरों में नासिता और हरित वाली अवस्था और अर्गट, इन दोनों के लिए प्रतिरोधी किस्म होती है, तो इसको उगाकर के हम क्या कर सकते हैं, फसल को संक्रमण से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए खेत में किसी भी तरह का कवकनाशी हो, चाहे कार्बेंडाजिम हो या फिनोल्फोस हो, इनको खेत के अंदर फसल के वक्त छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा होने पर कवक का प्रभाव क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे हम फसल को बचा सकते हैं। तो ये था अपना दूसरा रोग, बाजरे का चेपा रोग, जिसे हमने पूरा किया। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कपास का म्लानी रोग। कपास का म्लानी रोग। देखिए, इस रोग को साधारण तौर पर उगटा या मुरझान रोग भी कहा जाता है। साधारण नाम इसका इंपॉर्टेंट है, उगटा या मुरझान रोग कहा जाता है। उगटा या मुरझान रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हरा पौधा होता है कपास का, ताजा पौधा, फ्रेश पौधा होता है, संक्रमण होने के बाद में वो हरा पौधा भी सूख जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, पूरा मतलब वातावरण में नमी है, खेत में अच्छी तरह पोषक मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, उसके बाद में भी जो खड़ा पौधा होता है वो सूख जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको मुरझान रोग भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कपास का म्लानी रोग। मूल रूप से ये जो रोग होता है, ये कपास जहां जहां पैदा होता है वहां पर, और साथ में जहां काली मिट्टी होती है वहां पर इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। तो ये मृदा जनित रोग है, यानी इसका जो कवक होता है वो मृदा में निवास करता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लक्षणों की। तो सबसे पहले जो इसका जो प्राथमिक लक्षण है, उन लक्षणों में खेत में छोटे छोटे धब्बों के रूप में, छोटे छोटे स्पॉट के रूप में, छोटी छोटी जगहों के रूप में यह रोग प्रकट होता है। जब खेत में पूर्ण रूप से नमी उपलब्ध है, फसल को अच्छी तरह पानी दिया जा रहा है, उसके बाद में भी पौधा हरा का हरा ही क्या होता है, इसमें मुरझा जाता है। ये इसके प्राथमिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़कर पत्तियां मुरझाकर सूखने लग जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये इसके लक्षणों के अंदर आता है। फिर जब इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो सामने आता है कि इसकी जड़ की जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं वो जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो उनके ब्लॉक होने के कारण पानी जड़ से कहा नहीं जा पाता, पादप के भागों में नहीं जा पाता, इस कारण से पादप सूख जाता है। ठीक है, और अगर हम जड़ की जो छाल होती है उसको हटाकर नीचे देखते हैं, पादप के जड़ की छाल को हटाकर देखते हैं, तो हमें काले भूरे रंग की लाइनों के रूप में ये सूखी हुई अवशेष दिखाई देते हैं, और ये इसके डिजीज का, इसके रोग का निर्धारण करते हैं कि वास्तव में पादप म्लानी रोग से या उगटा रोग से संक्रमित है। समझ आई बात लक्षण? तो लक्षण वापस देखते हैं। पौधा
पूर्णतया नमी, पूर्णतया पोषक मिलने के बाद में भी क्या होता है, हरा पौधा खड़े खड़े सूख जाता है। उसके बाद में पत्तियां धीरे धीरे पीली होती है, पीली होकर मुरझा जाती है और मुरझाकर पत्तियां सूखने लग जाती हैं। और कंफर्मेशन के लिए जब इसकी छाल को उठाकर देखते हैं तो उस छाल के नीचे काले भूरे रंग की लाइनें दिखती हैं जो इसकी पुष्टि करती है इस रोग की। तो ये इसका मुख्य लक्षण था। अब बात करते हैं इसके रोग जनक की। इसका जो रोग कारक है वो कवक है। कवक का नाम है फ्यूजीस्पेरम ऑक्सीपोरम और इसकी जो जाति है वो है वास इन्फेक्टम। इसके द्वारा ये कवक, इस जाति के कवक क्या करते हैं, यह रोग उत्पन्न करते हैं। ये कंफर्मेशन से, जांचों से मालूम पड़ा है कि मृदा जनित होने के साथ साथ यह बीज जनित भी रोग है। मतलब इस कवक के अवशेष, इस कवक का भाग बीजों के साथ ही जुड़ा रहता है और जब उन बीजों को उगाया जाता है तो इसका संक्रमण पादप में हो जाता है। तो यह मृदा के साथ साथ बीज जनित भी है। इसीलिए उपचार किससे होना चाहिए, बीज का भी होना चाहिए और मृदा का भी होना चाहिए। फिर बात करते हैं इसका जो कवक है वह कवक कोनिडिया और क्लेमाइडो बीजाणु अवस्था के अंदर क्या करता है, संक्रमण करता है, जड़ों को प्रभावित करता है। मैं आपको इसका रोग कारक का डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसकी कोनिडिया अवस्था भी दिखा रहा हूँ और इसकी क्लेमाइडो बीजाणु अवस्था भी दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए।
आपने डायग्राम देखा। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखा रहा हूं जिसमें इस रोग होने की, ये रोग होने के बाद में पादप पर क्या प्रभाव दिखाई देता है वो भी दिखा रहा हूं, देखिए। तो आपने दोनों अवस्थाएं देखी। अब शुरू करते हैं इसका प्रबंधन। तो प्रबंधन का तरीका वही अपना सस्य प्रबंधन, फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन और फिर करते हैं रासायनिक प्रबंधन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन में हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीजों को ही प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ और प्रमाणित बीज होंगे तो उसमें रोग होने की संभावना नहीं रहती। अप्रकोष्ठी फसल चक्र को अपनाना चाहिए, मतलब यह कवक किन कारकों को, किन फसलों को प्रभावित नहीं करता, उनके साथ में क्या करना चाहिए, फसल चक्र। मतलब इस बार हमने क्या किया, कपास उगाया है, तो अगली बार इसकी अप्रकोष्ठी फसल को उगाना चाहिए, जिससे यह कवक क्या नहीं कर पाएगा, वापस अपना लाइफ, अपना जीवन चक्र प्रारंभ नहीं कर पाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जहां पर इसका संक्रमण अधिक होता है, उन खेतों के अंदर, उस फार्म के अंदर क्या करना चाहिए, फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इसके जो संक्रमणकारी अवस्थाएं होती है वो नष्ट हो जाए। उसके अलावा खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, ताकि नीचे वाली मिट्टी ऊपर आए तो कवक के अवशेष होते हैं वो सूर्य ताप से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि कवक नम, ठंडी और छायादार जगह पर रहता है। तो जैसे ही आप गहरी जुताई करोगे तो मिट्टी में इसके अवशेष ऊपर आएंगे और कवक नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा खेत में नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, इनका एक पोषक तत्वों का एक निश्चित मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए। तो ये है इसके सस्य प्रबंधन। फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन में हमें इसको उपचारित करना, उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर, ट्राइकोडर्मा कवक है, उस कवक का संवर्धन, कवक के साथ में इसका संवर्धन करवाया जाना चाहिए। और संवर्धन के लिए 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रेट से इसको संवर्धन करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा बुआई के समय बीजोपचार भी करना चाहिए, और बीजोपचार 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको ट्राइकोडर्मा से क्या करना चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए। जो पहले मैंने बताया 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर वो इसका भूमि उपचार है, और 4 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से वो इसका बीजोपचार है। ऐसा करके हम आसानी से बच सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी रोगरोधी किस्मों की। तो इसकी रोगरोधी किस्मों में जयाधर, जरीला, मोती, LD694, विजय, विक्रम, ऐसी किस्मों को उगाने से क्या हो जाएगा, इसका संक्रमण नहीं हो पाता। तो ये था अपना जैविक प्रबंधन। अब शुरू करते हैं इसका रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजोल जो 0.1% सांद्रता का है, कवकनाशिकों से बीजोपचार करना चाहिए, और खड़ी फसल के ऊपर इसका ड्रेचिंग करके भी हम इससे संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम इजीली इस रोग को फसल से नष्ट कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।